बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायला अली। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे के मामले पर PTI रहनुमाओं से मुशावरत के लिए पीर के रोज़ एक अहम इजलास तलब किया है, जबकि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से आज कहा गया कि इमरान खान साहब असम्बलियां तोड़ने का कहेंगे तो 1 मिनट की देर नहीं लगाएंगे, जबकि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं अगर ऑपोजिशन अदम एतमाद जमा करा दे तो कानून के मुताबिक असम्बलियां नहीं तोड़ी जा सकती। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर, इमरान खान साहब की जानिब से असम्बलियों से इस्तीफे के ऐलान के बाद हुकूमती लायहा अमल आपको क्या नजर आ रही है? क्योंकि हुकूमत की जानिब से अभी तक कहा गया है कि शायद तहरीक अदम एतमाद ऑपोजिशन की जानिब से पेश की जाएगी पंजाब में। देखिए, हुकूमत के ऑप्शंस पे तो मैं अभी बात करूंगा, लेकिन पहले ज़रा ये थोड़ी सी इस बात को क्लियर होना हमारे लिए ज़रूरी है कि इमरान खान साहब ने कल जो इज्तिमा हुआ सर, उसमें दो बातें। एक तो पहली बात हुई है कि अल्लाह का शुक्र कि वो खैर उसमें कोई वाक़या पेश नहीं आया और वो खैर खैरियत से हो गया। बड़ी तादाद थी लोगों की, बड़ी तादाद थी। अच्छा, और वहाँ पर जो उन्होंने ऐलान किया वो ये था कि हम असम्बलियों से इस्तीफों पे अब मुशावरत करेंगे, गालिबन इस तरह की बात है। अच्छा, अब यहाँ पर फिर उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि कोई 859 के करीब मेरे ख्याल से सीटें टोटल, तो 563 सीटों पे अगर PTI रिजाइन कर जाए तो हुकूमत को इस्तीफे इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे, इंतखाबात करवाने पड़ेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पे यह है कि असेंबलियों से वो निकलना है या असेंबलियों को तोड़ना है, ये एक उबहम है दरमियान में, और इस उबहम को फवाद चौधरी साहब ही दूर कर सकते हैं। फवाद चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। फवाद चौधरी साहब, ये बयान कीजिएगा कि असेंबलियां तोड़ने की बात हुई है या असेंबलियों से इस्तीफों की बात हुई है अभी, या उसमें मुशावरत होगी? नहीं, जो दो असेंबलियां हैं पंजाब और KP, वो तो जाहिर है कि हमारी गवर्नमेंट है, वो असेंबलियां तो तहलील होंगी। अच्छा। जो बलूचिस्तान और सिंध है वहां पे हमारे रेजिग्नेशन होंगे, और इसी तरह से जो नेशनल असेंबली है वहां पे भी जो है वो रेजिग्नेशन होगा। तो तकरीबन 123 नशिस्तें हैं फेडरल गवर्नमेंट की, 26 है हमारे पास सिंध में, और 7 है बलूचिस्तान में। तो ये नशिस्तें हैं जिनके ऊपर जो है वो आप रेजिग्नेशन होंगे, और 2 असेंबलियां जो है वो तहलील होंगी। तो ये तकरीबन आप समझिए कि 563 के करीब बनती है, जो 64% टोटल जो इलेक्टेड हमारी सीटें हैं उनका हिस्सा बनता है। फवाद चौधरी साहब, इसका फैसला हो गया है या अभी आपने मुशावरत करनी है? एक फैसला तो इमरान खान ने जब जलसे में अनाउंस कर दिया तो फैसला तो हो गया। अब तो ये सिर्फ एक मुशावरत हमने करनी है कि किस दिन हम ये कर रहे हैं। वो इंशाल्लाह ताला एक कल मीटिंग है और उसके 1-2 दिन बाद एक और मीटिंग है, तो उसमें हम डेट अनाउंस कर देंगे बस। अच्छा, यानी आप असेंबलियों अच्छा, अब मुझे इधर ये बताइएगा कि मैं इस पर कानूनी राय बाकी भी लूंगा, लेकिन आप भी चूंकि एक तालिब इल्म है, कानून भी आप जानते हैं और सारा, तहरीक अदम एतमाद ला सकती है हुकूमत, क्योंकि असेंबली का इजलास चल रहा है गालिबन पंजाब असेंबली का। जो पंजाब असेंबली के हुकूमत से मुराद यानी वफाकी हुकूमत। जी, उसमें पंजाब असेंबली के रूल्स ऑफ बिजनेस में तो यह है कि अगर इजलास चल रहा हो तो आप कॉन्फिडेंस वोट या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते। लेकिन अगर ले भी आए, लेट से आप रूल्स ऑफ बिजनेस को एक दफा कानून को पीछे कर दें, पॉलिटिकली भी आप देखें ना, आप अगर लाएंगे तो 3 दिन में आपने 186 बंदे पूरे करने हैं, जो जाहिर है कि इनके पास नहीं है, और 3 दिन में आपकी जो नो कॉन्फिडेंस मूव है वो खत्म हो जाएगी और यही स्टेटस दोबारा बहाल हो जाएगा। तो आप फिर असेंबली तोड़ देंगे, उसमें क्या फर्क पड़ता? अच्छा, यानी असेंबलियां तोड़ने पे परवेज इलाही साहब का भी आ गया बयान, उन्होंने भी हमायत, उन्होंने कहा जिस वक्त इशारा करेंगे मैं असेंबलियां तोड़ दूंगा, और जाहिर है KP में भी आप तो आप ये कह रहे हैं कि अगले 2-4 दिनों में आप असेंबलियां तोड़ने जा रहे हैं बाकायदा? जी बिल्कुल। आर्टिकल 112 में यह है कि चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के बाद मामला अदालत में भी नहीं जा सकता, और अगर 24 घंटे में गवर्नर असेंबली नहीं तोड़ता तो इन 48 आवर्स जो है वो असेंबली स्टैंड्स डिसॉल्व्ड। अच्छा, और इसमें कोई इस बात का इम्कान है, क्योंकि इसहाक डार साहब और आसिफ जरदारी साहब की मुलाकात हुई और पंजाब में गालिबन वो अपनी हुकूमत दोबारा लाने के लिए भी एक प्लान हो रहा है,
तो ये मुमकिन है, मतलब पॉलिटिकल कैसे देख रहे हैं आप नंबर गेम? देखिए डॉक्टर साहब, बात यह है कि इनके पास तो पैसे ही है ना। इसहाक डार और जरदारी क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दे रिप्रेजेंट द ब्लैक साइड ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिक्स। ये जो इसमें जो पैसा है और वो जो सारी रिश्वत है, ये तो उसी को रिप्रेजेंट करते हैं ना। लेकिन हम अभी जो लोग हैं वो इनसे बड़े आगे निकल चुके हैं, और अगर ये जो भी लोग जो है इन्होंने 5 महीने बाद जिन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं, वो कौन इनकी जो है वो इस तरह की बातों में आएगा? जो 20 लोटे जो सिंध हाउस में पहले गए हैं, उनके हशर से बड़े लोगों ने सबक सीखा है। और फिर आपने देखा जो पंजाब में इलेक्शंस हुए और जिन 20 लोगों ने यहाँ पे तरीके इंसाफ को छुरा घोंपने की कोशिश की थी, उनका हशर आपने देखा है। तो फिर जिसने बिल्कुल ही अपनी सियासत खत्म करनी है वही जाएगा। तो इसहाक डार और जरदारी के कहने के ऊपर इस वक्त कोई जो है वो कोई थोड़ा बहुत भी जिसमें कॉमन सेंस है वो नहीं जाएगा। अच्छा, यानी आखिरी बात आपसे फवाद चौधरी साहब, तवक्को की जाए कि इसी हफ्ते आप ये ऐलान कर देंगे, आने वाले हफ्ते में? हाँ बिल्कुल, यही तवक्को की जाए कि आप इसी हफ्ते में ये ऐलान कर देंगे। असेंबलियां डिसॉल्व दोनों सूबों की? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। अच्छा, फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, बड़ी क्लैरिटी के साथ बात अब सामने आई है, क्योंकि इससे पहले जो यहां पर जो हुकूमत है या अरेंजमेंट है जो भी है, वो इस बात की तवक्को नहीं कर रहे थे। बल्कि मैं कभी कभी बड़ा हैरान होता हूं इस बात पे कि इतने साल से ज़ाहिर है कि इक़्तिदार की ईवानों को देखा है, कुछ महसूस भी किया है कि जो लोग इक़्तिदार में होते हैं, ये खान साहब के साथ भी यही हुआ, हुकूमत में इक़्तिदार में होते हैं उनको इल्म नहीं होता कि क्या हो रहा है। मतलब मिसाल के तौर पे कल जब ये इमरान खान साहब का हो रहा था पिंडी के अंदर उनका जलसा, तो मैंने एक यहाँ पे इस्लामाबाद में एक चक्कर लगाया जी, पिंडी नहीं इस्लामाबाद का चक्कर लगाया। अब यहां पर पुलिस मौजूद है, कंटेनर्स मौजूद थे, सब कुछ थे, एक कंट्रोल रूम बना हुआ था, राना सनाउल्लाह साहब उसमें बाकायदा मॉनिटर कर रहे थे कुछ लोग। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अगर ये इतने लोग यहां पर आ जाएंगे तो उसके नतीजे में जो है वो पुलिस उनसे निपटेगी। अब मैंने फिर देखा कि क्या कोई और अदारा भी मूव कर रहा है, यानी पुलिस के अलावा कोई और अदारा भी, तो और अदारा किसी और अदारे की इन्वॉल्वमेंट, वो अपनी जगह पर जहां पर सरकारी इमारत पे और बाकी बिल्डिंग्स पे वो खड़े होते हैं वैसे ही खड़े थे। इसका मतलब वो इन्फॉर्म थे कि यहां कोई धरना नहीं आ रहा, हुकूमत इन्फॉर्म नहीं थी। ये वो तैयारियां पकड़ के बैठे थे कि यहां पे घुसना है। अगर यहां इस्लामाबाद में दाखिल होने का कोई मामला होता तो आपके ख्याल से यहां पे दूसरे अदारे एक्टिव ना होते? वो नहीं थे एक्टिव, यानी इसका मतलब उनको पता था, इनको पता नहीं था जी। इसी तरह से ये जो इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया, अब इसमें दो तीन बातें अहम। पहली बात तो ये कि जब से ये मुझे नहीं पता कितने हफ्ते हो गए हैं या महीने हो गए हैं, कितने पंजाब असेंबली का इजलास चल रहा है, अभी भी चल रहा है। परवेज इलाही साहब ने वो इजलास जारी रखा। अच्छा, इजलास जारी है तो उसमें परवेज इलाही साहब के खिलाफ तहरीक एतमाद नहीं आ सकती। कल वो हमजा शहबाज साहब पर कर रहे हैं, इनको बिल्कुल इतला नहीं थी। और ये आज दोपहर तक ये बात हो रही थी कि परवेज इलाही साहब तो जिधर की हवा देखते हैं उधर चल पड़ते, एक और वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो इमरान खान के साथ खड़े हों। अच्छा, मैंने इसके बाद ये हुआ कि मुनस इलाही साहब को मैंने मैसेज भेजा, हुकूमत की शख्सियात से, मैं एक वजीर हैं उनके, मैं नाम यहां पे नहीं लेना चाह रहा, उनसे मैंने पूछा, वो 100% इस बात पे उनका कहना यह था कि हम परवेज इलाही साहब को, हमारे लिए कोई मसला ही नहीं परवेज इलाही साहब को लाना। और ये तो जरदारी साहब जाएंगे और वो दोबारा परवेज इलाही साहब से एक दफा फिर मिलेंगे, शुजा साहब अरेंज हो रही है, मीटिंग अरेंज हो रही है, ये प्रॉपर जी। तो मैंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा मुनस इलाही तो बाहर है, आपको नहीं पता मुनस इलाही को, नहीं ये तो परवेज इलाही साहब का, और वो क्यों तोड़ेंगे असेंबली में। अब 2 घंटे पहले परवेज इलाही साहब का एक वो आ गया जनाब बयान पूरा कि ये तो इमरान खान की इमानत है और जिस लम्हे वो इमरान खान कहेंगे हम असेंबलियां तोड़ेंगे। बिल्कुल सर, ऐसी बात। अच्छा, अब यहां पर मैंने जब इनसे पूछा हुकूमत के लोगों से, मैंने कहा जी आप परवेज इलाही साहब, अच्छा अब मसला ये था कि इतनी एक बॉम्बशेल गिरा है ना कि इमरान खान ये भी कर सकते हैं, कि उसकी कोई प्लानिंग यहां पर नहीं थी।
यानी ये था कि इमरान खान ये आएंगे, उन्होंने क्या अचीव किया, क्या अचीव नहीं किया, क्या हुआ, और हमने भी बात की, बिल्कुल हमने बात की कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 टारगेट्स जो हैं उन्होंने क्या टारगेट्स अचीव करने थे, क्या नहीं करने थे। लेकिन वो जाते जाते जो है वो कहते हैं ना कि बसात को उल्टा गया कि मैं नहीं तो कोई भी नहीं। कोई भी नहीं, जो अच्छा जबरदूस जबरदूस ही है ना, और क्या है। इशू ये है कि अब, और मैं आपको एक दूसरी बात बताऊं, इसको अब 2 महीने 3 महीने, अब वो अर्ली इलेक्शन से भी हट गए ना, वो अर्ली इलेक्शन की बात भी उन्होंने कहा जब कभी तो करवाओगे ना, मैं तो निकल रहा हूं, कभी तो करवाओगे, और जब करवाओगे तो उसके बाद मैं जीतूंगा, नहीं आऊंगा। यहां पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसहाक डार साहब का जो रोल है वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि इसहाक डार साहब एक ही वक्त में सियासत भी संभाल रहे हैं, एक तरह से डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर है वो जी। वो यहां पे पाकिस्तान में ये यानी नवाज शरीफ साहब की तमाम पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हैं, और दूसरी जानिब उन्होंने मईशत भी देखनी है, जिसका बिल्कुल यानी अब वो एक पीछे चली गई है कि मईशत, डॉलर ने कहा जाना था, डॉलर ने कहा आना था, तो एलसीएस खुलनी थी कि नहीं खुलनी थी, ये एक अजीब सी। अच्छा, फिर उसके बाद एक और मसला ये हो रहा है, देखें ये इसमें आप छोड़ देंगे वो एक टारगेट दूसरा टारगेट, उस पर तो हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन एक बात यह है कि इमरान खान लड़ रहा है, अच्छा, और लड़ रहा है, और अब वो सड़कों से फिर वो वापस चला, सड़कें अब खाली कर दी ना, उन्होंने कहा अच्छा। इस वक्त स्टॉक में, सियासी स्टॉक मार्केट में यहां पे है पीटीआई का टिकट यहां पे है, और बाकी 13 जमातों का यहां पे है। अच्छा, और जैसे जैसे ये मईशत के मसाइल आगे बढ़ेंगे, जो मैंने हुकूमत के लोगों से कहा कि ये इन इश्यूज को क्या करेंगे आप, तो उनको अभी तो ये असल में एक बमशेल था कि ये भी हो सकता है। अब इशू ये है सारा कि इसमें हुकूमत की क्या पॉलिसी आती है। कल हमजा शहबाज साहब वहां पे एक मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा कि तहरीक-ए-एतमाद तो नहीं आ सकती उसमें अगर इजलास जारी हो, और अगर आ भी जाएगी तो फिर वो इनके नंबर गेम पूरा है पूरा इनका। और इनमें से इस मरहले पे अगर जोड़ तोड़ शुरू होती है और पैसा और इधर और उधर और ये, अच्छा फिर वो इशू आ गया। इसहाक डार साहब ने ये फिर दे दिया जरदारी साहब को। जरदारी साहब अगर एक्टिव होंगे तो कहेंगे अच्छा जी अगले इलेक्शन में तय करो मामला, वही पुराना मामला, कितनी सीटें मेरी होंगी। मैं यहां एक और बात इन सारी सियासी जमातों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की एक सियासी हकीकत, एक सियासी जमात, एक उसकी तारीख है पूरी। मुस्लिम लीग नून एक सियासी जमात, उसकी तारीख है, अच्छी लगे बुरी लगे। बाकी सारी जमातें ये सब गडमड हो रही हैं, मतलब ये जितनी देर ये और खिंचेगा ना मामला, ये एक पार्टी बन जाएगी सारी। देखिए ना, इशू अपनी शनाख्त भी तो रखनी होती है ना, एक पार्टी की अपनी शनाख्त है। भाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, आसिफ अली जरदारी हैं, जमीयत उलमा इस्लाम है, तो पार्टियां हैं ना। मतलब वो पता चला कि सारी पार्टियां, इत्तेहाद कुछ और होता है। देखिए इत्तेहाद में पार्टियों की अपनी एक जगह, एक उनकी शनाख्त बरकरार रहती है। वो एक लाइन होती है जो हमेशा रहती है कि यार यहां पर ये जमात है, यहां पर ये जमात है, नजरियाती जमात है, जो उनकी वो एक पार्टी ना बन जाए ना। मतलब एक ही पार्टी अगर बन गई, अभी तो ये ना कि पीडीएम और इत्तेहादी जमातें, पीडीएम के अंदर जमातें हैं, फिर इत्तेहादी जमातें, लेकिन वो जो लाइन है ना, यानी अब आप देखें कि वो लाइन जो है वो मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि इमरान खान साहब के ऊपर एमक्यूएम का बयानिया था, इमरान खान साहब के ऊपर अख्तर वेंगल साहब का भी बयानिया था बहुत ज्यादा। ये एक पार्टी बन जाना भी उन पार्टियों के लिए सियासी तौर पे बहुत अजब है। एक देखिए ना, बयानिया एक हो जाते हैं ना, नहीं बयानिया भी क्या, वो अजीब सी बात हो जाती है ना कि भाई सारे देखिए ना, वो तो अब वो बैठ इमरान खान बमुकाबला साहब, वो इसको फिर मईशत, फिर मामला, बहुत सारी चीजें वो अच्छी भी हुई हैं जो मैं कह रहा हूं ना। लेकिन अब इस वक्त मईशत पे जाके उधर से मिफ्ता इस्माइल साहब जनाब, उन्होंने बमबारी शुरू की हुई है अपनी हुकूमत की, कह रहे हैं डिफॉल्ट करने के बहुत करीब हैं। उन्होंने आज भी देखिए ना डाउन स्लाइड, ये डॉन के अंदर उन्होंने कंसिस्टेंट डाउनवर्ड स्लाइड। या ये कोई और दूसरा आदमी लिखे तो आदमी कहे कि जी शौकत तरीन लिख रहे हैं, ये कोई चौथा पांचवा छठा, ये हुकूमत की तरफ से ही आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली।
और वो इस पूरे सिस्टम को देखकर समझ के गए हैं सारे। कह रहे हैं डिफॉल्ट रिस्क खतरनाक सतह पर पहुंच नहीं, चुका है। डिफॉल्ट तो खैर नहीं होगा, मुल्क अल्लाह ना करे, लेकिन वही कह रहे हैं कि ये जो डाउनवर्ड स्लाइड है, अब देखें बात ये सारी कि इसको यहां पर कैसे रोकना है। हाँ। और ये जो फवाद चौधरी साहब ने बात की अभी कि इसी हफ्ते असेंबलियां डिसॉल्व हो रही हैं, ये तो यानी मुझे नहीं पता कि फिर इसमें हुकूमत को और इनको यानी जो फिर मैं वही बात कह रहा हूं कि सियासी लोगों को बैठकर सियासी मामलात हल करने और इनको बैठना चाहिए और इनको बैठ के इन मामलात को हल करना चाहिए, क्योंकि अगर असेंबलियां टूट जाती हैं और देखें इवन गवर्नर रूल अगर लग जाए ना किसी सूबे में, गवर्नर रूल भी लग जाए तो उसके बाद वफाकी हुकूमत हिल जाती है। सर ऐसे ये एक सूबे में अब गवर्नर रूल लग जाए, गवर्नर रूल लगा था जरदारी साहब के दौर में, जब गिलानी साहब के दौर में, तो वफाक हिल गया था, वफाकी हुकूमत हिली हुई थी और यहां से फिर उसके बाद अदलिया बहाली तहरीक और नवाज शरीफ साहब निकले थे। इसी तरह से जब सिंध में हकीम मोहम्मद सईद की शहादत के बाद गवर्नर रूल लगा था तो हुकूमत उसके बाद संभालना, क्योंकि गवर्नर रूल भी बुनियादी तौर पर जमहूरी मतलब है तो आइन में, लेकिन कोई जमहूरी इक़दाम नहीं होता गवर्नर रूल लगा देना, खासतौर पे उस सूरत में गवर्नर रूल लगाएं जबकि सूबे के अंदर सुकून हो, सूबे के अंदर कोई हंगामी हालात ना हो। पंजाब में लॉन्ग मार्च के दौरान तो एक सूरत हाल थी ना ऐसी कि इमरान खान साहब पे हमला हो गया, सिक्योरिटी, अब तो सकून.com है। अब इस सकून.com में अब गवर्नर रूल कैसे लगाएंगे? और गवर्नर रूल जो है उसको मतलब उसके भी असेंबली करे और ये करे और लंबा चौड़ा, और यहां पर मुल्क की मईशत, तो ये फिर मेरी गुजारिश है दोबारा कि पॉलिटिकल प्लेयर्स किसी तरह बैठें, फिर वो चैनल खोलें, वो चैनल जो कि तहरीक इंसाफ का और वहां से अयाज सादिक साहब थे, साद रफीक साहब थे, और लोगों को ऐड करें उसमें, और चाहें तो और ऐड हो जाएं लोग, लेकिन इसका कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकालें, क्योंकि ये तो एक बड़े तल्ख क्या एक आईनी मामला है ना। अब इसको मास्टर स्ट्रोक कहें इमरान खान का, इसको जो भी कहें आप, मतलब उसने आखिरी कार्ड जो कहते रहे ये सर, ब्रेक का वक्त बहस हो गई ना कि सड़कों पे 50,000 है या 50,000 नहीं है, 1 लाख है या 5,000 है, 2,000 है, छोड़ दें। असेंबलियां अगर डिसॉल्व करने जा रहे हैं बकौल फवाद चौधरी साहब के जी, तो ये मामला फिर इसको कैसे हम इस्तेकाम की तरफ तो नहीं बढ़ रहे फिर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, ब्रेक का वक्त हुआ, वापस आके बात करते हैं। नाज़रीन एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, राना सनाउल्लाह साहब के जो जानिब से कहा गया है कि ऑपोजिशन अदम एतमाद ले आए, तो क्या इसका कानूनी तरीका कार मौजूद नहीं है, जैसे आपने कहा कि इस वक्त मुमकिन नहीं? असेंबली का इजलास से उन्होंने यानी इसके लिए अलग से इजलास बुलाना पड़ता है। अच्छा, मतलब है कि अगर आपने तहरीक अदम एतमाद पेश करनी हो, और वो फवाद चौधरी साहब ने तो ये बात की है कि इसी हफ्ते असेंबलियां डिसॉल्व करने का फैसला हो जाएगा, डिसॉल्व करने का। ठीक है। अच्छा, परवेज इलाही साहब का अगर क्लिप हम थोड़ी देर में चला सकें, जो कुछ देर पहले उनका है जी, तो वो तो क्लियरिटी के साथ ही कह रहे हैं, क्योंकि यहां देखें, यहां ये बात हो रही थी कल से पहले तक कि इमरान खान साहब को पार्लियामेंट में लाया जाएगा, यानी वफाकी सूबाई हुकूमतों को जिक्र ही कहीं नहीं था जी। ये बात हो रही थी कि इमरान खान साहब को लाया जाएगा वहां पे, जो है वो, और मुज़ाकरात होंगे और यहां पर फिर उनको सिस्टम का हिस्सा बनना चाहिए, और ये सारा वो यहां को छोड़ के अब वो सूबाई असेंबलियां तोड़ने जा रहे हैं, असेंबलियां तोड़ने जा रहे हैं। और यहां पर जो तमाम जो आज इस वक्त तक जो बात हो रही थी, अभी यानी 2 घंटे पहले तक, वो ये हो रही थी कि जो परवेज इलाही साहब जो हैं वो इमरान खान के साथ ही खड़े होंगे, वो तो स्टेज पे भी नहीं थे, वो ये नहीं था। और जाहिर है हुकूमत की इतनी पुराने मंजे हुए सियासतदान है सारे जो हुकूमत में हैं, तो उनकी अपनी वॉर गेमिंग यही थी कि जी असेंबलियों में परवेज इलाही साहब इमरान खान का साथ नहीं देंगे। परवेज इलाही साहब का जो क्लिप अभी आया है वो हम प्ले कर देंगे दोबारा, ताकि हम दोबारा एक दफा सुन सकें। लेकिन इशू यह है सारा कि इस बात की तैयारी यहां पे नहीं थी, और अब इमरान खान साहब अगर इस पे यानी मुझे ऐसा लगता है कि वो आगे निकल गए, यानी ये प्लानिंग पीछे रह गई सारी, और वो आगे जाके वो इस हफ्ते जैसे फौज जो सब कह रहे हैं वो डिसॉल्व करने जा रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद लाई नहीं जा सकती, उसके लिए अलग इजलास, जो इजलास पहले चल रहा है तो अलग से इजलास कैसे बुलाएंगे, तो ये एक बड़ा मसला है। इस बुरान से कैसे निकलती है हुकूमत, कैसे निकलती है, और इमरान खान साहब कैसे गिराते हैं असेंबलियां, ये अब इस हफ्ते देखना है। अच्छा, इसमें 2-3 बातें और ऐसी हैं जिसके ऊपर हम जिसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। बदकिस्मती से पाकिस्तान के इर्द गिर्द ऐसे वाकयात हो रहे हैं कि उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे सबसे पहले तो टर्की के साथ
हमारा एक मिलगम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 2000। ये टर्की की नेवी का एक प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान की नेवी के साथ हुआ है। अच्छा। और आप समझें कि ये बहुत यानी एक गहरा इसका अब गहरे ताल्लुकात जो हैं, और इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी है। सही। अच्छा, और उस पे ये वो तकरीब है जिसमें आज वहां पर जो है वो पाकिस्तान के नेवल चीफ थे और इसके लिए शहबाज शरीफ साहब वहां गए थे। अच्छा, ये क्या था? ये है जो हमारी जो 14 स्लाइड है डेली सभा की कि टर्की मेड वॉरशिप टेलर्ड फॉर पाकिस्तान साउथ स्ट्रॉन्ग डिफेंस कॉपरेशन। ठीक है, जिन्होंने देखना हो, इसको समझना हो, इसको वो इनको देख सकता है यहाँ पे जाके ये आर्टिकल। और उसके बाद जो है वो आज फिर जो 13th है कि टर्किश बिल्ड कॉर्वेट्स टू एड स्ट्रेंथ टू पाकिस्तान लिटोरल डिफेंस, ये नेवी कमांडर ने कहा है। अच्छा, ये जो बाबर हमारी हैं पीएनएस पाकिस्तान के पास, ये टर्की में जो बन रही है उससे ज्यादा ये फिर यहां पर उसमें मजीद ऐड होती हैं चीजें। तो यहां पर जो ये वॉरशिप्स हैं, ये टर्की और पाकिस्तान का एक गहरा गालिबन 4 का है प्लान। अभी तक जो मैं समझा हूं कि 4 उनकी तरफ से आनी थी, आ गई हैं, एक आज शायद और एक आनी है। तो लेकिन ये एक बहुत डिफेंस कॉपरेशन हो रहा है जी। अच्छा, इस पे नजर, लेकिन उसके साथ साथ एक और वाकया हो रहा है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि जो रशिया का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, सीएसटीओ जिसको हम हमेशा कहते हैं, उस सीएसटीओ के अंदर एक मुल्क ने फड्डा ले लिया प्यूटिन से, और वो जो मिल्क है। अच्छा, वो प्ले करें जरा एक मिनट, परवेज इलाही साहब को, हाँ, क्लैरिटी हो जाए। परवेज इलाही साहब को क्लिप प्ले कीजिएगा, वो क्या कह रहे हैं जी। ये नून लीग वाले और इनके जो राणा सनाउल्लाह जैसे लोग हैं, मफरूर किस्म के लोग, जो माल्टाउन में इंशाअल्लाह ताला इनको सजा होगी, ये कैसी बातें कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत ये इमरान खान की अपनी हुकूमत है और ये अमानत है हमारे पास। जब इमरान खान साहब कहेंगे असम्बली तोड़ने का, मैं आधा मिनट भी देर नहीं करूँगा इंशाअल्लाह ताला। और शहबाज शरीफ क्या समझता है कि 27 किलोमीटर की हुकूमत लिए फिरता है, ये 27 घंटे भी नहीं चल सकेंगे। मैं समझता हूँ कि अब लोगों को समझ आई है कि इमरान खान को अल्लाह ताला ने नई ज़िंदगी दी है और वो फैसला कुन राउंड अब उन्होंने खेल दिया है, और इंशाअल्लाह ताला पीडीएम का खुद इत्तेहाद इंशार की शक्ल इख्तियार करता जाएगा। और ये नून लीग वाले जो शोभदाबाज और झूठ बोलने से बाज ही नहीं आ रहे, आपको समझ लग जाएगी कि आपके साथ वो कुछ होने वाला है कि आपकी पुश्तें भी याद करेंगी। और आखिर इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह एक दीन की हुक्मरानी होगी और ऐसे काम होंगे जिससे आम आदमी, गरीब आदमी और उनके बच्चों को फ़ायदा हो। और उसकी इब्तिदा पंजाब से हो चुकी है। कैंसर का इलाज भी ये फ्री होगा यहाँ पे, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आइंदा रोज़ आपको एक नई चीज़ नज़र आएगी जिसका फ़ायदा आम आदमी, गरीब आदमी को होगा। अच्छा, इन्होंने तो परवेज इलाही साहब ने, मैंने आपसे कहा, मुझे ये दोपहर को 4 घंटे पहले उन्होंने कहा है हुकूमत के वज़रा ने कि परवेज इलाही हमारे साथ हैं, और परवेज इलाही सवाल ही पैदा नहीं था इमरान खान के साथ। परवेज इलाही ने जबरदस्त कर दिया उनको प्लानिंग को, यानी वो कह रहे हैं कि आधा मिनट क्या, और ये शोभदाबाज और ये जो जुमले इस्तेमाल। अच्छा, अब और यहां से तैयारी हो रही थी पूरी, मैं बताऊं कि वो जाके परवेज इलाही साहब को इधर उधर करा के, तो सियासत है ना असेंबली, उन्होंने तो इजलास ही नहीं खत्म। पहली बात वो, दूसरी बात आधा मिनट लगाऊंगा इमरान खान कहेगा, और फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि इसी हफ्ते तोड़ देंगे इसको। कैसे अब हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, बाकी लोग कैसे इसको रोकते हैं, इस पूरे प्रोसेस को, ये उनका इम्तिहान है जी। तो ये, अच्छा, मैं जो बात कह रहा था, मैं अगर वक्फा ले लें, लेकिन ये बात चूंकि इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के हवाले से, वक्फा प्ले, फिर मैं उसके बाद ये बात अपनी। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़िए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आजम सवाती साहब को भी एक मरतबा फिर गिरफ्तार कर लिया गया। आजम सवाती साहब का मसला जो है वो खराब बिगड़ गया, मजीद केसेस उन पे बने हैं जी, और अब देखें कि वो किस तरह से FIA, और मतलब है कि कुछ बहुत अजीब सा मामला हो रहा है आजम सवाती साहब का। और
मतलब हम तो सिर्फ गुजारिश ही कर सकते हैं कि ज़रा इस मामले को अदलिया देखे, अदालत देखे, और वो एक उनकी उम्र है, वो जाहिर सी बात है पहले जो कुछ हुआ उस ट्रॉमा में, मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, तो मतलब अल्लाह ताला खैर करे। दूसरी जो बात है वो ये है कि और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हो जाएगा मसला रिजॉल्व, मतलब ये अदालतें और ये इसको बहुत सीरियस नहीं लेगी रियासत इस मामले को, या देखते हैं किस तरह से क्या होता है। जो इम्पोर्टेंट बात है, जो पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है, जो मैं बात कहना चाह रहा था, अचानक दो तीन चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिन पे नज़र रखना ज़रूरी है। पहली बात तो यह है कि जो CSTO है, जो रशिया का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये उनका फौजी इत्तेहाद है, ये उनका नेटो है, जो 1992 में बना था जब सोवियत यूनियन टूटा। तो उसके अंदर हमें पता है कि बहुत सारे मुल्क आए और बहुत सारे मुल्क उसका हिस्सा बन गए, लेकिन अब उसमें रशिया, बेलारूस, आर्मीनिया, ठीक है, अजरबैजान नहीं है, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, ये इसके 6 मुल्क हैं जो इसके रुकन हैं। यानी आर्मीनिया है, अजरबैजान नहीं है। अब पिछले हफ्ते जो है वो CSTO की एक कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस में जो आर्मीनिया है, उन्होंने डिक्लेरेशन साइन करने से इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि जिस तरह आर्टिकल 5 नेटो के तहत जब किसी मुल्क पे हमला होता है वो सारे मुल्कों पे तस्वुर होता है, तो CSTO में जब अजरबैजान ने हम पे हमला किया तो हमारी तो मदद नहीं की गई, और इसीलिए उन्होंने आर्मीनिया ने अजरबैजान के साथ जो टॉक्स हो रही थी, उन्होंने कहा कि हम उन टॉक्स को हम एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, अजरबैजान ने कहा कि इसमें मैक्रोन जो है उनका टिल्ट आर्मीनिया की तरफ है, तो हम एक्सेप्ट नहीं करते। आर्मीनिया ने कहा कि हम तो मैक्रोन के साथ ही करेंगे ब्रसेल। उसके नतीजे में हुआ कि वो इनका डायलॉग टूट गया। और यहां पर अब बहुत जरूरी है, क्योंकि आर्मीनिया जो है उसकी वो वहां पर रशियन मतलब CSTO का मेंबर है और वो पीस कीपर्स है रशिया के। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है दरमियान में, इसमें अजरबैजान और आर्मीनिया के कॉन्फ्लिक्ट में अचानक यूरोप और ब्रसेल्स और फ्रांस और उनकी अहमियत बढ़ गई है, और ये वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था जो ये रशिया का प्रेसिडेंट पुतिन का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। बेलारूस जहां पे रशिया की आर्मी मौजूद है और वो यूक्रेन से लड़ाई हो रही है लुकाशेंको की, और वो जाहिर है 2012 से उनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं 2012 से, जो कि बेलारूस के और इस पूरे रीजन के बड़े इंपॉर्टेंट, उनकी अचानक डेथ हो गई है। और सिर्फ बहुत मुख्तसर तौर पे बयान हुआ है उनके मीडिया में, जो बेल्टा के नाम से उनकी एक न्यूज एजेंसी है, उन्होंने बहुत मुख्तसर सा एक दो लाइंस दी हैं सिर्फ के अचानक, मतलब सडन डेथ, लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ सडन डेथ, कि बेलारूस के वजीर खारजा की डेथ हो गई है। तीसरी चीज ये हुई है कि जो ताइवान है, ताइवान के अंदर जो हुक्मरान जमात है, जो कि उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसकी जो खातून सदर हैं, जिनका अक्सर जिक्र हम करते रहते हैं, उनकी खातून सदर जो हैं ताइवान की, अचानक वो जो लोकल इलेक्शंस हुए उन इलेक्शंस में उनको शिकस्त हो गई। अच्छा, ठीक है, और वहां पे वो पार्टी जीत गई है जो KMT थी, वो जो पुरानी KMT, वो जो लड़े थे माजुए तुंग से, और उस जमाने में चेयरमैन फिर ये ताइवान का जो जजीरा है, ये जो कि चीन ने जापान से छीन लिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो यहां पर 49 में आ गए थे। ठीक है, पहले हम यहां आ गए थे, यहां के ताइवान बन गया था। वो KMT जीत रही है इलेक्शंस। अच्छा, KMT का जीतना जो है, KMT जीत रही है, और ये पार्टी जो है, जो बरसर-ए-इक़्तिदार पार्टी है, प्रोग्रेसिव पार्टी, ये हारी है। लेकिन अजीब बात यह है कि जो KMT है, जो कि असल में चाइना से लड़के यहां पर आए थे, वो आज के दिन में चाइना के करीब है। अच्छा, और ये जो पार्टी है जिसकी खातून सदर है, ये वाशिंगटन के करीब है। सही। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि अगले 2024 के अंदर वहां पर KMT की हुकूमत बनने जा रही है, लेकिन KMT जो है वो एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट है जिसको अलग अलग अंदाज में पढ़ें, लेकिन वो भी एक तरह से वन चाइना वाली बात हो कर करा के वो, तो चाइना के लिए अच्छी खबर है कि ताइवान में वो हुकूमत आ गई है जो कि उनके करीब है, जो प्रो चाइना है, और अमेरिका के अंदर वो हुकूमत कमजोर हो गई है जो प्रो अमेरिका है। तो ये एक रीजनल एक कॉन्फ्लिक्ट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है नाजरीन, कल इंशाल्लाह इन तमाम वाकयात पे पाकिस्तान का एक रोल है जो हम नजरअंदाज कर रहे हैं, और वो रीजनल इंटरनेशनल लेवल पे
और इकोनॉमी और साथ फॉरेन पॉलिसी और इंटरनल केओस और बाग, इसीलिए सियासी अदम इस्तेकाम आना ज़रूरी है। और वो कैसे आता है, इस खत्म होना जरूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के लोगों सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।